पहलगाम हमला बैठकों का दौर जारी। पीएम आवास पर सीसीपीए की बैठक खत्म। सीसीपीए से पहले हुई थी सीसीएस की बैठक। पाकिस्तान ने एयर स्पेस पर सतर्कता बढ़ाई। पाक ने सभी एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई। एटीसी को स्क्रूटनी करने का दिया आदेश। जम्मू कश्मीर के बैसरन घाटी पहुंची एनआईए की टीम। 3D मैपिंग के लिए पहुंची एनआईए की टीम। चश्मदीदों के स्टेटमेंट के आधार पर मैपिंग 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ जारी। चारधाम यात्रा शुरू। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले। सीएम ने किए दर्शन। पीएम के नाम से हुई पहली पूजा। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। सीआईएससी बोर्ड का 10वीं 12वीं रिजल्ट जारी हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी दिल्ली से। सीआईएससी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया है। आईएससी 12वीं के नतीजे घोषित हुए। 99.02% छात्र पास हुए। लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है। आईसीएससी 10वीं में भी लड़कियां अव्वल रही हैं। 99.37% छात्राएं पास हुई हैं। सीआईएससी बोर्ड का शानदार प्रदर्शन सामने आया है। आईसीएससी और आईएससी दोनों में 98% से ज्यादा रिजल्ट आए हैं। आज सीआईएससी बोर्ड का 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया। ये बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। सीआईएससी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया है। आपको बता दें, आईएससी 12वीं के नतीजे घोषित हुए जिसमें 99.02% छात्र पास हुए हैं। लड़कियां इस बार अव्वल रही हैं। 99.37% छात्राएं पास हुई हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस की अहम बैठक हुई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष सुरक्षा अधिकारी शामिल रहे। यह सीसीएस की दूसरी बैठक है। पहली बैठक पहलगाम अटैक के ठीक अगले दिन 23 अप्रैल को हुई थी। इस बैठक के तुरंत बाद सुपर कैबिनेट कहे जाने वाली कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक हुई है। इसके बाद आर्थिक मामलों की कमेटी और फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी प्रस्तावित है। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेना प्रमुख हो यानी एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल अनिल चौहान के साथ करीब 1.5 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सेनाओं को फ्री हैंड देते हुए कहा कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, समय और लक्ष्य सेना खुद तय करे। उधर पाकिस्तान भी लगातार बयानबाजी कर रहा है। पाकिस्तान के आईटी मिनिस्टर अताउल्ला तारड़ ने दावा किया है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि उनके पास हमले की पुख्ता जानकारी है। इस बीच पहलगाम अटैक के बाद एलओसी पर लगातार छठी बार पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। बारामूला और कुपवाड़ा सेक्टर में फायरिंग की गई है जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अटैक की जांच कर रही एनआईए को बासरन घाटी से 40 कारतूस बरामद हुए हैं और फॉरेंसिक टीम के 2 सदस्य लोकल पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर घने जंगलों में साक्ष्य जुटा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की ये कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस की अहम बैठक हुई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम शीर्ष सुरक्षा अधिकारी शामिल रहे हैं। आपको बता दें, ये सीसीएस की दूसरी बैठक है। वहीं इस बैठक के बाद तुरंत सुपर कैबिनेट कहे जाने वाले कैबिनेट और कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की भी बैठक हुई है। इसके बाद आर्थिक मामलों की कमेटी और फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी प्रस्तावित है। यानी कि एक के बाद एक लगातार बैठकें किए जा रहे ताकि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इससे पहले मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल अनिल चौहान के साथ करीब 1.5 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने सेनाओं को फ्री हैंड देते हुए कहा कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, समय और लक्ष्य सेना खुद तय कर सकती है।
आपको बता दें उधर एनआईए की जांच भी लगातार जारी है। बैसरन घाटी पहुंची एनआईए की टीम, जहां पर 40 कारतूस बरामद किए गए हैं और फॉरेंसिक टीम के 2 सदस्य लोकल पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर घने जंगलों में साक्ष्य जुटा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान भी दावा कर रहा है कि 24 से 36 घंटे में भारत हमला कर सकता है। एलओसी पर भी तनाव देखा जा रहा है। पाक ने 6ठी बार सीज फायर तोड़ा है, जिसकी जवाबी कार्रवाई सेना की तरफ से की गई है। तो कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। बड़ी खबर इस वक्त की है, आपको बता रहे हैं पाकिस्तान के आईटी मिनिस्टर अताउल्ला तरार ने भी दावा किया है कि अगले 24 से 36 घंटे में भारत हमला कर सकता है। तो अलग अलग मीटिंग का दौर लगातार राजधानी में जारी है। पहले सीसीएस की अहम बैठक हुई है, उसके बाद दूसरी बैठक, आपको बता दें ये कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक हुई है, जिसमें पीएम आवास पर ये बैठकों का दौर लगातार जारी है। सीसीएस सीसीपीए की बैठक खत्म हो चुकी है और अब केंद्रीय कमेटी की बैठक होगी। आपको बता दें अब इस बैठक में भी चर्चा होगी कि किस तरीके से जवाब दिया जाए। तो पीएम का आदेश है, सेना अपने हिसाब से आतंक के खिलाफ कार्रवाई तय कर सकती है। एक के बाद एक दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। एक्शन में केंद्र की सरकार यहां पर नजर आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, एक के बाद एक मेगा बैठकों का दौर जारी है राजधानी दिल्ली में। सीसीएस की बैठक खत्म हो गई है, उसके बाद पार्लियामेंट्री की अहम बैठक भी खत्म हो गई है। अब से थोड़ी देर में केंद्रीय कमेटी की बैठक शुरू होगी। अभी तक जो 2 बैठकें हुई हैं उसकी अपडेट्स दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आतंकी घटना को लेकर, यानी कि सीधे सीधे कहें तो कश्मीर के अंदर जिस तरीके से पहलगाम के अंदर आतंकी घटना देखने को मिली, उसके बाद अब लगातार कहीं ना कहीं जनता जो है वो यही चाहती है कि भारत सरकार जो है वो पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर करारा जवाब जो है वो दिया जा सके। मगर यहाँ पर बात करें लगातार बैठकों का दौर जो है वो भी देखने को मिल रहा है। सीसीएस की बैठक की बात करें, जिस तरीके से दूसरी बैठक जो थी 11 बजे करीब शुरू हुई थी आज प्रधानमंत्री आवास पर, और वो भी बैठक जो है वो अब समाप्त हो चुकी है। सर्वदलीय बैठक की बात करें या फिर और बैठकों की बात करें, सभी तरीके से कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई जा रही है कि सीधे सीधे तरीके से आतंकवाद को किस तरीके से जवाब जो है वो दिया जा सके। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान को जो तमाम जो संबंध थे वो लगभग कहते अब बंद हो चुके हैं। चाहे वो कहते वहां से आने वाले वीजे के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों की बात करें या फिर यहां से जाने वाले लोगों की बात करें, तमाम वीजों के रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और यहां तक कि व्यापारी रिश्तों की बात करें तो वो भी लगभग कह सकते हैं अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो बंद हो चुके हैं। मगर यहां पर बात करें आज 2:30 के करीब पाकिस्तान के अंदर भी एक प्रेस वार्ता की जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो रणनीतियां बन रही है उसको लेकर वो भी पाकिस्तान की तरफ से भी मीडिया के अंदर जानकारी दी जाएगी। मगर अब भारत सरकार की तरफ से जिस तरीके से रणनीति बन रही है और सीधे सीधा कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेकर कड़े कदम उठाने की बात की जा रही है, इस कड़े कदम से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है। जी, एलओसी पर भी लगातार तनाव जारी है। लगातार 6ठे दिन पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। इसको लेकर अभी वहां पर कैसे माहौल बने हुए हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें एलओसी की, तमाम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डरों पर भी लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो है भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि भारत और पाकिस्तान के से कोई भी इधर से उधर ना जो है वो ना जा सके। और यहाँ पर बात करें भारत सरकार की, तो भारत सरकार के अंदर जिस तरीके से अब बैठकों का दौर चल रहा है, खुद प्रधानमंत्री इस बैठकों के अंदर शामिल हो रहे हैं, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है वो कड़े कदम उठाने के लिए अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। जी, जिस तरीके से कल आवास पर बैठक हुई थी, पीएम आवास पर, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है कि अब अपने हिसाब से कार्रवाई तय करें कि कब क्या कौन सा समय होना चाहिए और किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब देना है। उसकी जो कार्रवाई है, उसका जो समय सीमा है, वो खुद सेना तय कर सकती है। इसको लेकर क्या कोई आज और बड़ा फैसला आ सकता है, राजीव? देखिए, यहाँ पर बात करें सेना को फ्री हैंड छोड़ने की बात की जा रही है, यानी कि सेना जो है वो ऑन मौके पर ही अपने डिसीजन जो है वो खुद ले सकती है और सेना के द्वारा कहीं ना कहीं तमाम तरीके से जवाब जो है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद और लगातार बॉर्डर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको ध्यान में कोशिशें जो है वो सेना खुद करती हुई नजर आएगी। मगर यहाँ पर बात करें इस तरीके प्रधानमंत्री जी कल शाम को भी जिस तरीके से प्रधान पीएम आवास पर बैठक की और उसके बाद भी तमाम कोशिशें की जा रही है कि भारत सरकार जो है वो आतंकवाद को लेकर करारा जवाब जो है वो दे सके, क्योंकि आतंक
आतंकवाद को बिल्कुल खत्म करने के लिए भारत सरकार की तरफ से संदेश जो है वो दिए गए हैं और यही संदेश जो है वो बैठकों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं यही चीज स्पष्ट करते नजर आ रहे हैं कि इस आतंकवाद को अब भारत सरकार जो है वो नहीं बख्शेगा और इस तरीके की प्रक्रिया को लेकर कहीं ना कहीं कदम जो है वो उठाने की बात की जा रही है। बिल्कुल राजीव, अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ फैसला हो सकता है। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है, पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की ये दूसरी बैठक हुई है। सेना को फ्री हैंड करने की यहां पर कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया है। और इस बीच राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की राजधानी दिल्ली से। सीआईएससी बोर्ड का 10वीं का 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 99.02% छात्र पास हुए। लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है। आपको बता दें, 99.37% छात्राएं पास हुई हैं। ये शानदार प्रदर्शन सीआईएससी बोर्ड की तरफ से सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र चौहान का रुख कर लेंगे। जितेंद्र, ये आईसीएससी बोर्ड का शानदार प्रदर्शन सामने आया है। इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है, क्या कुछ और अपडेट है? देखिए, यूपी बोर्ड की परीक्षा के बाद आईसीएसई की जो परीक्षा का परिणाम है वो घोषित हो गया है और हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया। 99% से ज्यादा जो रिजल्ट है वो आया है। और राजधानी लखनऊ की बात किया है तो रानी लक्ष्मीबाई विद्यालय की तस्वीरें हैं। देखिए, ये बच्चे वो हैं जिन्होंने टॉप किया है और साफ ही कहा सकता है कि लगभग 97% से ज्यादा यहाँ के बच्चों ने टॉप किया है। देखिए, तमाम बच्चे हैं जो आयुष सिंह है, उन्होंने कई इंटर में टॉप करने का काम किया है। आयुष हालांकि वो बीमार थे, लेकिन बीमारी आयुष सिंह अंश नाम है इनका, और ये हालांकि बीमार थे, अब लेकिन आए हैं तो बहुत बात की खुशी मेहनत करनी पड़ी है। तो सीआईएससी बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है। आपको बता दें, 99.02% छात्र पास हुए हैं। आईसीएससी 10वीं में भी लड़कियां अव्वल रही हैं। आपको बता दें, 99.37% छात्राएं पास हुई हैं। सीआईएससी बोर्ड का ये शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। 98% से ज्यादा रिजल्ट यहां पर सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से जितेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आप कुछ बच्चों से बात कर रहे थे, जानने की कोशिश करिए कितना उत्साहित है वो। 95% प्लस आए। क्या बनना चाहेंगे सर? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर करने। कितना सपोर्ट रहा स्कूल का, पेरेंट्स का, और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था वो आपको टफ लगा कि हाँ इसमें ज्यादा जरूरत पड़ रही है? नहीं, टफ तो कोई सब्जेक्ट नहीं लगा। और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था बहुत अच्छा। इनफैक्ट हाई स्कूल की बात करते हैं, क्या नाम है आपका? और मेरा नाम आयुष कृष्णा है। आयुष कृष्णा, कितनी परसेंटेज आई आपकी और कितनी मेहनत करनी पड़ी? 97.4% आई मेरी। मेहनत बहुत करनी पड़ी। बहुत करनी पड़ी। जी हाँ। उम्मीद कितनी थी कि आपको इतना आना चाहिए? मेरी उम्मीद थोड़ी कम थी, इससे मैंने कहा था 91 बैंड आई, लेकिन 97 आई तो मैंने पहुंच बहुत कुछ। जी। पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा और क्या बनना चाहेंगे? मेरा बहुत सपोर्ट किया है। हाँ, पेरेंट्स ने, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने, और मेरे मित्रों ने, मेरे टीचर ने, सबने बहुत सपोर्ट किया मेरा। आगे क्या करना चाहेंगे? आगे मैं कोई गोल सेट है? आपने कहा मेरा गोल सेट नहीं है अभी तक। कोई गोल सेट है कि मेरा गोल सेट हो सकता है?
मेरा गोल एंड गोल मेरा पायलट बनना था। पायलट बनना, ये पायलट बनना चाहते हैं और 700 का है, हालांकि गोल सेट नहीं, लेकिन अभी तक तो मेरा जो गोल है वो पायलट का है। ये तमाम बच्चे हैं, देवांश है, भौमिक है, ये सब हाई स्कूल के बच्चे हैं। भौमिक से बात करते हैं। भौमिक, क्या कितना परसेंटेज आया? 95.2। 95.2 जी। मेहनत ज्यादा लगी थी या कम? ज्यादा लगी थी। ज्यादा लगी थी जी। उम्मीद कितनी थी? अच्छा, उम्मीद 95% से अब थी। 95% से अब जी। देवांश, कितने नंबर आए आपके? जी मेरे 96.2% आए। हाँ, उम्मीद कितनी थी? उम्मीद मुझे अराउंड 94 या 97 के बीच में थी, अगर रेंज की बात करें। अच्छा, हाई स्कूल में आप हैं, इंटर में क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? इंटर में मेरी एक्सपेक्टेशन है, पहले तो देखिए इंटर हार्ड है ये मुझे मालूम, बट इस हार्डनेस को मैं कैसे ओवरकम करूं, सबसे बड़ी चीज ये इसके लिए मुझे पता है मैं हार्ड वर्क कर सकता हूं। और बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें लगातार शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है CISC बोर्ड का, लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है। आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी आज पहली बार अमेठी पहुंचे। उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निरीक्षण किया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके विरोध में प्रदर्शन किया। जब कार्यकर्ता राहुल के कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिस पर नाराज भाजपाइयों की पुलिस से धक्का मुक्की हो गई। सुबह अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ जगह जगह 3 तरह के विवादित पोस्टर भी लगाए गए, जिनमें उन्हें आतंक और पाकिस्तान से जोड़ते हुए सवाल उठाए गए। हालांकि ये पोस्टर किसने लगाए इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस ने सभी पोस्टर हटा दिए हैं और CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। इसके बाद राहुल गांधी संजय गांधी अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी थिएटर का उद्घाटन और इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज का दौरा करेंगे। शाम को वे कानपुर पहुंचेंगे और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिलेंगे। इससे पहले मंगलवार को रायबरेली में उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव जिताने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। और सीधा रुक कर लेते हैं अमेठी से संवाददाता राजकुमार जायसवाल का। आज राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं और भाजपाइयों का प्रदर्शन भी देखने को मिला है, पुलिस से धक्का मुक्की हुई है। अभी क्या अपडेट है, इस वक्त कहां पर मौजूद है राहुल गांधी? इस समय राहुल गांधी अमेठी के मुंशीगंज स्थित जो है यहाँ पर HL में जो इंडियन रशियन जो गन फैक्ट्री है, जहाँ पर AK असाल्ट जो है 203 जो है निर्माण होता है, वहाँ पर जो है पहुंच गए, वहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। और वहीं पर जो है वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके साथ उन्होंने फोटो भी खिंचवाई, जिसके और वहीं पर उनके साथ जो है अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा भी हैं और दीपक सिंह जो पूर्व MLC है वो भी मौजूद है। वहाँ पर वो जो है उनके साथ मिलकर जो है वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पे उनसे जानकारी ले रहे हैं कि आखिर क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ जो है इसमें आगे की जो गन बन रही है उसमें कितना जो है आगे का प्रोसीजर कितना भी चल रहा है और कितनी खपत जो है निकल चुकी है, क्या कुछ बन चुका है, ये सारी जानकारी वहाँ पर ले रहे हैं। उसके बाद ये लगभग 1 घंटे का समय बीत चुका है। उसके बाद इस समय मैं अभी अमेठी के यहाँ पर मुंशीगंज से संजय गांधी अस्पताल में हूँ। यहाँ पर उनका काफिला कुछ ही क्षणों में आ सकता है। यहाँ पर वो जो है ओपन हार्ट सर्जरी का जो ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन कक्ष है, उसका जो है वो उद्घाटन करेंगे। और इसी के साथ जो है यहाँ पर नर्सिंग जो आई कॉलेज है वहाँ पर जो है वो जो है मिलेंगे लोगों से। ये विवादित पोस्टर जो लगाए गए थे राहुल गांधी की इसमें कि उनको आतंकवाद से जोड़ा गया था, इसको लेकर अभी तक क्या कार्रवाई सामने आई है? क्या कुछ पता चला किसने लगाया था? देखिए, अभी तक इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली। हालांकि पुलिस अभी जांच पड़ताल जारी कर रही है। जो पोस्टर लगे थे देर रात उनको जो है निकाल दिया गया है। और वहीं पर जो है नेता जो यहाँ के दीपक सिंह MLC थे, पूर्व MLC थे, उनका भी बयान आया। उन्होंने बताया फोन के माध्यम से कि जो है ये कहीं ना कहीं घटित है, इस पर जो है पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। और यही नहीं, यहीं पर जो है राहुल गांधी का इन्हीं के अस्पताल के सामने जो है संजय गांधी अस्पताल के सामने अभी पुतला फूका गया। कुछ 1 घंटा पूर्व जो है उनके आने के पूर्व जो है यहाँ पर उनका पुतला फूका गया। जो भाजपा के यहाँ पे कार्यकर्ता थे, कुछ नेता थे, उन लोगों ने पुतला फूका और यही नहीं, उनसे पुलिस की झड़प भी हुई। हालांकि पुलिस ने जो है उनको थोड़ा सा समझाते हुए और बलपूर्वक उनको वापस कर दिया, तो मामला यहीं पर शांत हो गया। लेकिन अभी तक जो है इस मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई की है इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं आया है। जी, अमेठी से कितने बजे प्रस्थान करेंगे राहुल गांधी?
देखिए अगर जिस तरीके से उनका जो समय है यहाँ पर, वो लगभग जो है 3 बजे तक अमेठी में रहेंगे और 3 बजे के बाद जो है यहाँ से वो निकलकर कानपुर जाएंगे। और ये हमको लग रहा है कि उनका काफिला जो है अमेठी यहाँ पर मुंशीगंज अस्पताल में पहुंचने ही वाला है, क्योंकि गाड़ी की सायरन की आवाज जो है अब हमको सुनाई पड़ रही है, बकायदे वहां से निकल चुकी है। जी बहुत शुक्रिया राज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, अमेठी जिले पहुंचे हैं वो। वहां पर भाजपाइयों का प्रदर्शन भी देखने को मिला है। विवादित पोस्टर लगाया गया था जिस पर लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही 6 महीने तक चलने वाली 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। सुबह सबसे पहले मां गंगा की डोली मुकबा गांव से गंगोत्री धाम पहुंची। बैंड बाजे की धुनों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना हुई। वहीं हेलीकॉप्टर से मंदिर पर पुष्प वर्षा भी की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गंगोत्री धाम पहुंचकर पूजा की है। इसके बाद यमुनोत्री धाम में भी उत्सव डोली के स्वागत के साथ कपाट 11:55 पर खोल दिए गए। मां यमुना की डोली के साथ उनके भाई यमराज की डोली भी उन्हें विदा करने धाम पहुंची। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में दोनों धामों में भक्तिमय माहौल है। ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें हैं, आपको बता दें 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अक्षय तृतीया पर गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल गए हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भी सारी तैयारियां कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट आज खोल दिए गए हैं। आपको बता दें हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। सीएम धामी ने पूजा अर्चना की है। यमुनोत्री धाम से ये सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें यमुनोत्री धाम से सीधा आप देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से संवाददाता विकास कुमार का रुख कर लेंगे। विकास, आज यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं, अभी किस तरीके का माहौल वहां पर?
जी बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूंगा, आज गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट जो खोल दिए गए हैं, वहीं जो नजारा है वहीं काफी उसका नजर आ रहा है। जहाँ चार धाम के लिए यात्री जो पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी श्रद्धा के लिए पहुंच रहे हैं वहाँ पर यात्री, वहाँ बहुत अच्छा नजारा है और काफी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज सुबह ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना कर गंगोत्री धाम के कपाट। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, जी 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 हरिद्वार में भी देखा जा सकता है। हरिद्वार से भी, यहाँ से भी जो चार धाम की यहाँ से शुरुआत होती है, तो हरिद्वार से भी चार धाम की शुरुआत होती है। यहाँ से भी काफी संख्या में रोज 2 दिन से लगातार यहाँ से जत्था रवाना हो रहा है, यात्रियों का लगातार जत्था रवाना हो रहा है। वहीं काफी खुश उन यात्री जो हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, जयकारों के साथ यहाँ से अपनी अपनी जो श्रद्धा लेकर यहाँ से चार धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। जी विकास से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पूजा अर्चना में और कौन कौन से मंत्री शामिल थे? जी देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ काफी सारे मंत्री और काफी सारे विधायक वहां पर मौजूद थे और वो विधायक भी वो बहुत खुश थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की है और वहीं पर हम बात करें तो काफी जो भीड़ थी वहां पर, जो आज जो वहां पर देखने वाला जो नजारा था वो काफी देखने वाला नजारा रहेगा। बहुत ही अच्छा नजारा था वहां पर। काफी श्रद्धालु जो थे वो सारे के सारे थे और देख रहे थे कि कितनी अच्छी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है इतनी अच्छी व्यवस्था की है गंगोत्री यमुनोत्री धाम के लिए। अभी अगर हम बात करें तो काफी भीड़ भाड़ यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट अब खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। आगे बढ़ेंगे। देश भर में मौसम के मिजाज तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियों की संभावना है और ओडिशा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में गर्मी ने कहर ढाया। जैसलमेर में तापमान 46.5 डिग्री तक पहुंच गया। हालांकि आज 80% हिस्सों में बारिश और ओले पड़ने की संभावना है। बिहार के 17 जिलों में भी बारिश का अलर्ट है। वहीं पहलगाम में तापमान 27.8 डिग्री तक पहुंच गया, जो रिकॉर्ड स्तर के करीब है। हिमाचल के 12 जिलों में 1 से 3 मई के बीच तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि ऊना और कुल्लू में लू का येलो अलर्ट है। दिल्ली में अप्रैल में औसत अधिकतम तापमान 39 डिग्री दर्ज किया गया, जो 3 सालों में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश के 40 जिलों में 2 और 3 मई को बारिश की संभावना है, लेकिन आज और 1 मई को गर्मी का असर बना रहेगा। यूपी के 30 जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी का अलर्ट है। पूर्वी और तराई क्षेत्रों में लू से राहत मिली है। पंजाब में भी गर्मी का दौर जारी है, लेकिन हवाओं ने तापमान में कुछ गिरावट जरूर दर्ज कराई। कोलकाता के फालपट्टी मछुआ इलाके में मंगलवार रात एक भीषण हादसा हुआ, जब ऋतुराज होटल में आग लगने से 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए हैं। आग पर काबू पा लिया गया है और 22 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। मरने वालों में 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है, जबकि 12 पुरुषों में से 8 की पहचान हो चुकी है। पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा ने बताया कि रात करीब 8:15 पर चौथी मंजिल पर बिजली मीटर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कई लोग जान बचाने के लिए छत और खिड़कियों से कूदते दिखे। हादसे की जांच के लिए SIT बनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर गहरा शोक जताया है। पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की सहायता देने का ऐलान किया है। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।